हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे ये अपवर्तनांकों के बीच संबंध, मतलब कई माध्यम के अपवर्तनांक के बीच एक दूसरे के बीच क्या संबंध होता है वो सब हम आज देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं हेडिंग भी लिखा हुआ हूं अपवर्तनांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो अपवर्तनांकों के बीच हम संबंध देखेंगे, जैसे दो माध्यम होंगे, दो से अधिक माध्यम होंगे, तीन माध्यम, चार माध्यम, कोई भी होंगे, सब आप सोल्व कर लेंगे। सबसे रिलेटेड हम आपको एकदम क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चंस मतलब कि उससे रिलेटेड हम आपको टॉपिक बताएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको आपको बताएंगे तो उससे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। ये कभी कभी जैसे कि हाई स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता का क्या सिद्धांत होता है। बहुत आसान एकदम, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं और साथ ही साथ सब देखेंगे। एकदम आसान, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं कोई दो माध्यम ले लेता हूं, देखिए यहां पर ये ऊपर एक मैं माध्यम ले लेता हूं, ठीक है, और दूसरा ये नीचे एक में माध्यम लेता, कोई भी प्रकाशिक माध्यम ले लेता हूं। जैसे ऊपर इसको कहिए तो मैं वायु ले लेता हूं। चलिए इसको मैं वायु ले लिया, ये वायु हो गया, ठीक है, वायु। और नीचे ये जो है, ठीक है, देखिए ये वायु में ले लेता हूं और नीचे ये जो है मैं, चलिए कांच ले लेता हूं। चलिए कांच या द्रव भी ले सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए मैं कांच ले लिया, ठीक। अब वायु से ये जो प्रकाश की किरण है ये किस में जाना है, इसको ये कांच में। तो जब ये कांच में जाएगी तब क्या होगा भाई, चलिए देखिए। तो वायु से प्रकाश की किरण को हम लोग कांच में लेके जाएंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर हम प्रकाश की किरण को लेकर के जाएंगे तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी भाई, वो अपने प्रारंभिक मार्ग से कुछ मुड़ जाएगी, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, मतलब प्रकाश का अपवर्तन यहां पर होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें प्रकाश की किरण को ऐसे हम लेकर के जा रहे हैं, जैसे देखिए ये ऐसे प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ऐसे ये प्रकाश की किरण जा रही है। चलिए इस किरण का हम नाम दे लेते हैं, जैसे कि ये बिंदु ए है, बिंदु ए से मान लीजिए चलना शुरू करी है, चलते 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 इसको चलिए मैं बिंदु ओ मान लेता हूं, ओ, ठीक है, ओ पर आई, ठीक। तो यह वायु से किस में जा रही है, अब ये कांच में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ये जो वायु है वह विरल होगा और कांच क्या होगा, क्या भाई, सघन होगा। आप समझ सकते हैं। तो यह विरल माध्यम है, वायु क्या है भाई, ये विरल माध्यम, और ये कांच क्या है भाई, ये सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी भाई, झुक जाएगी। तो सबसे पहले हमको यहां पर अभिलंब खींचना पड़ेगा इस आपतन बिंदु से। तो आपतन बिंदु से आप अभिलंब खींच लेता हूं, आपतन बिंदु से, और यह अपवर्तक तल के लंबवत जो हम रेखा खींचते हैं वही क्या कहलाता है भाई, अभिलंब। तो देखिए ये मैंने अभिलंब खींच लिया और इसका नाम भी दे लेता हूं N1, और ये क्या हो गया भाई, ये N2 हो गया। वैसे ये जो आपतित प्रकाश की किरण है इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन वो बेचारी ऐसे जाएगी नहीं, वैसे जाती नहीं है। वो क्या करती है, अपने प्रारंभिक मार्ग से कुछ मुड़ जाती है, तो वो इधर की ओर मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि विरल से सघन की ओर जा रही है। तो ये ऐसे वो प्रकाश की किरण क्या होगी, जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये जो है उसका पुराना वाला जो कि जाना चाहिए था वो वाला मैं मिटा देता हूं और इस बिंदु को मैं चलिए अब बी लिख लेता हूं। समझ में आया। तो देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, मुड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। हमको थोड़ा सा समझ लेना है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब थोड़ा सा समझिए, जैसे कि अपवर्तन हुआ, ठीक, प्रकाश की किरण आई, यहां से पढ़ने के बाद अपवर्तन हुआ। हो सकता है कि एक और कोई नीचे माध्यम हो, एक बार और अपवर्तन हो, एक बार और अपवर्तन हो, कहीं परावर्तन भी हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो वो हो सकता है, ठीक है। होने के बाद मान लीजिए कई माध्यम होने के बाद मैंने क्या किया कि यहीं पर जो भी ये प्रकाश की किरण निर्गत प्रकाश की किरण कह लीजिए, ठीक है, यहीं पर, ठीक है, यहां पर मैं एक समतल दर्पण रख देता हूं। समतल दर्पण ऐसे मैंने क्या कर दिया, एकदम रख दिया। और उस समतल दर्पण को ऐसे रखना है कि ये आपतित प्रकाश की किरण है उसके एकदम लंबवत हो। तो जब मैंने यहां पर इस समतल दर्पण को यहां पर रख दूंगा तब क्या होगा भाई, इस समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण एकदम लंबवत पड़ेगी और पड़ने के बाद यहां पर एकदम सीधे उसी पर क्या हो जाएगी, उसी पर परावर्तित होकर के उधर जाने लगेगी। जाएगी कि नहीं। तो जब जाएगी तो जैसे ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ऐसे नहीं है कि सीधे एकदम ऐसे चली जाएगी, मुड़ेगी नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकाश की किरण होती है उसमें उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। उत्क्रमणीयता का क्या मतलब कि यह अपवर्तित हुई है, फिर यहां पर परावर्तन के बाद अगर लगा दिया मैंने
कुछ यहाँ पर, ठीक है, जैसे दर्पण लगा दिया, समतल दर्पण, तो वो एकदम एकदम ये जिस पथ से आई है ना उसी पथ से एकदम क्या हो जाएगी, वो वापस चली जाती है। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और हम आपको बताते हैं। जैसे क्या हुआ, मतलब प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का क्या मतलब कि देखिए कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, कई माध्यम हो, 2 माध्यम 3 माध्यम, कितने भी माध्यम, ठीक है, और उसका अपवर्तन जो प्रकाश की किरण का हो, 1 बार 2 बार 3 बार, या कहीं कहीं परावर्तन भी 1 बार 2 बार 3 बार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कितनी बार। तो यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, अनेकों परावर्तनों और अनेकों अपवर्तनों से गुजर रहा है, ठीक है, गुजर रही है, ठीक है, मतलब कई बार परावर्तन कई बार अपवर्तन हो, 1 बार 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यदि कोई प्रकाश की किरण अनेक अपवर्तनों अनेक परावर्तनों से गुजर रहा है, ठीक है, गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है, और यदि उस किरण को हम क्या करें, विपरीत दिशा में लेके जाने का प्रयास करें, विपरीत दिशा में अगर उसको हम भेजते हैं तो वह एकदम जो जिस पथ से आए थे ना उसी पथ का पूर्णतः अनुसरण करते हुए वो जाती है। मतलब जैसे आई थी एकदम वैसे ही वो क्या होती है, वो जाती भी है। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं ये प्रकाश का क्या भाई, ये उत्क्रमणीयता का ये सिद्धांत होता है। आपको बातें समझ गई होंगी, मतलब समझ गए कि नहीं भाई? तो आप समझ गए, ठीक है। नहीं तो एक बार और अगर बताने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण अनेक परावर्तनों अनेक अपवर्तनों से गुजरता हुआ, ठीक है, अगर गुजर रहा है, और यदि उस प्रकाश की किरण को विपरीत दिशा में अगर हम लेकर के जाते हैं तो वह पिछले वाले जो पथ होता है उसी का अनुसरण करते हुए क्या होती है, वो विपरीत दिशा में भी चल जाती है। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे ऐसे आएगी तो फिर अगर ऐसे लेके जाना होगा तो ऐसे ही जाएगी, इधर उधर दूसरा पथ नहीं, एकदम वही पथ से क्या हो गई, वो जाएगी। तो आपको ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझ में आ गया है। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण है, जैसे अगर हम लेके जाने की बात करें बस इधर से उधर, ठीक है, तो अगर हम मान लें, ठीक है, अगर ऐसे प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे, ऐसे मतलब वायु से कांच में प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे, तो इस माध्यम को हम मानेंगे 1, और जिसमें जाएगा उस माध्यम को क्या मानेंगे, माध्यम 2 मानेंगे। और यहां पर यदि स्नेल का नियम हम लगाएंगे, उससे पहले ये प्रकाश की किरण आ रही है, अगर आ रही है तो फिर ये आपतित किरण बनेगी, ये आपतित किरण, ये OA क्या बनेगी, आपतित किरण, और ये अभिलंब, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण हो जाएगा, ये जो OB है OB अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, है कि नहीं भाई? तो अगर ये ऐसे जा रही है वायु से, किस में, ये कांच में जा रही है, तो ठीक है, ये माध्यम 1 हुआ वायु, और कांच क्या हो गया, माध्यम 2 हो गया, और ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। अगर यहां पर मैं स्नेल का नियम लगाऊंगा तो यहां पर मैं डायरेक्ट एकदम लिख रहा हूं स्नेल के नियम से। समझ में आया? ठीक, क्या भाई, कब, जब प्रकाश की किरण वायु से ये कांच में जा रही है तब लिखेंगे यहां पर, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, किरण किससे भाई, वायु से, किसमें भाई, ठीक है, ये कांच, वायु से कांच में, ठीक है, जा रही है, कांच में अपवर्तित हो रही है, ठीक है, कांच में अपवर्तित, या लिखिए कांच में जा रही, ठीक है तब क्या हो जाएगा भाई, तब स्नेल के नियम से, ये बताइए स्नेल के नियम से आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, स्नेल के नियम से क्या लिख सकते हैं, ये अगर मैं लिखूं कि भाई ये साइन, ठीक है, या ऐसे लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं लिख दूं 1n2, कोई डाउट, 1n2 का क्या मतलब कि एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, लिख सकता हूं कि नहीं, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, ठीक है, ये साइन आई आपतन कोण, और अपान क्या होता है, ये साइन r, इसके बराबर होता है। समीकरण नंबर 2 हो गया, सॉरी समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। और यदि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अगर मैं लिखना चाहूं, यहां पर लिखूं क्या भाई, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं कि अगर ये प्रकाश की किरण यहां पर आ गई और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का मतलब अगर जाएगी तो जब इधर जाएगी, जब ऐसे जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये जो R है, ठीक है,
उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से कब, जब वो कांच से किसमें भाई, कांच से किसमें जाएगी, वायु में। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे जब, कब भाई, ये प्रकाश की किरण किसमें, प्रकाश की किरण ये कांच से किसमें भाई, वायु में जा रही है, वायु में जा रही है तब, ठीक है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल के नियम से आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तब जब इधर से ऐसे जाएगी तो ये आई बन जाएगा। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ही लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे ही जाएगा एकदम, ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है, उत्क्रमणीयता का गुण होता है उसमें, ठीक। तो ऐसे जाएगा तो ये आई बन जाएगा और यही कोण भी रहेगा और ये क्या बन जाएगा, उस स्थिति में आर बन जाएगा, है कि नहीं। तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का अगर सहारा लें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर बताइए, ठीक है। अब ये जो है, देखिए इधर समझिए, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहां पर अगर हम लिखें तो स्नेल के नियम से क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप ही थोड़ा सा बताइए। अब ये नहीं समझ में, देखिए अगर आप इसको माध्यम 1 मान लिए हैं, माध्यम 2 मान लिए, नहीं समझ में आया, देखिए यहां पर आप क्या लिखे हैं, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, है कि नहीं भाई, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक लिखे हैं, मतलब इसको माध्यम आप 1 माने हैं और इसको माध्यम क्या माने हैं, 2 माने हैं, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अब जब इधर से लेकर के जाएंगे तो माने तो वही है, लेकिन जब यहां पर आप जो अब लगाएंगे तो ये ना आई बन गया और ये आर बन गया, तो यहां पर लिखेंगे ये साइन आई के जगह पर आई नहीं, क्योंकि जब ऐसे जाएगी तो ये ना आई बन जाएगा, तो ये आई बन जाएगा। आई का मतलब ये आपतन कोण बन जाएगा, और आपतन कोण, तो आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण यहां पर क्या बनेगा, आई, ठीक है। तो ये अपवर्तन कोण का ये कितना हो जाएगा, साइन का अनुपात क्या होता है, इसके सापेक्ष इसका क्या होता है, ये अपवर्तनांक होता है, जिसमें से प्रकाश की किरण जाती है, जिसमें जाती है, जिसमें से जाती है उसके सापेक्ष, जिसमें जाती है उसका, ठीक है। तो यहां पर 2n1 हो जाएगा, है कि नहीं, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हो सकता है आपको चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए, मतलब ऐसे प्रकाश की किरण गई, मैंने इसको माध्यम 1 माना है और इसको माध्यम क्या माना है, 2 माना है। तो जब ऐसे प्रकाश की किरण आई तो भाई एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक स्नेल के नियम से लिख लिया। लेकिन अब जब ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी तो उस स्थिति में इसके सापेक्ष उसका अपवर्तनांक होगा। जब स्नेल का नियम में हम लोग लिखेंगे तो यहां पर ये इसके, ठीक है, ये उसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो अब ये साइन आर अपन साइन आई क्यों चला, ये आर जब ऐसे प्रकाश की किरण जाएगा तो ये आर आपतन बन जाएगा, आपतन कोण, और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो स्नेल के नियम से दोनों बार हमने लिख दिया है, और समीकरण 1 और 2 का यदि गुणा कर दे, मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिख दे समीकरण 1 गुणे 2, अगर 1 गुणे 2 कर देंगे तो इतना बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में गुणा, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1n2 गुणे कितना 1n2 गुणे 2n1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन आई अपन कितना हो जाएगा, साइन आर गुणे कितना हो जाएगा, ये साइन आर अपन कितना हो जाएगा, ये साइन आई हो जाएगा, नहीं साइन आई। तो इस साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप ये समझ गए, ठीक है, जगह तो नहीं है लेकिन मतलब आप ये समझ गए कि भाई ये अगर हम यहां पर लिखने का प्रयास करते हैं, देखिए, ठीक, तो आप ये समझ गए कि 1n2 गुणे, ठीक है, 2n1 बराबर उधर क्या बचा, 1 बचा है कि नहीं। मतलब 1n2 बराबर कितना, उधर 1 है, बराबर के बाद इधर कितना लिख सकते हैं, ठीक है, ये 2n1 लिख सकते हैं। मतलब ये क्या, देखिए कि एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 अपान करके, 1 अपान दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूं, जैसे मान लिया हूं कि ये एयर है, ठीक है, एयर मतलब ये वायु है और ये क्या है, कांच है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 अपन क्या लिख सकता हूं, GNA लिख सकता हूं कि नहीं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, आप लिख सकते हैं 1 अपान, ठीक है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कैसे मिला, ये प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम लोग को मिल गया। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है और उससे हमको ये मिल गया है कि नहीं भाई। ये देखिए, मैथमेटिक्स के तरीके से भी ला सकते हैं और ऐसे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, है कि नहीं। ये इस पर आधारित न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल्स नहीं, ये न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं ऊपर नीचे करने के लिए आता है, ये तो हम ऐसे इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। समझ में आ रहा है? तो ये रहा आंसर, आप समझ गए होंगे। आपसे कभी कभी पूछेगा प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, आप ऐसे बता देंगे, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये यहां पर कितना माध्यम में लिया था, 2 माध्यम लिया था, ठीक है, लेकिन उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अगर उसका हेल्प ले हम, यहां पर 2 ही माध्यम था ना, मैं यहां पर 3 माध्यम ले लेता हूं। 3 माध्यम का क्या मतलब, उसी प्रकार एकदम जैसे यहां पर मैं ये जो ऊपर माध्यम लिया हूं, ठीक है, ये वायु ले लिया, एयर, ए मतलब स्मॉल ए, ठीक है, और उसके बाद से मैंने जल ले लिया, डब्लू वाटर, डब्लू, उसके बाद से मैंने कांच ले लिया, देखिए ये कांच है स्मॉल जी, और फिर से मैंने क्या ले लिया, ये वायु था ना, तो फिर मैंने वायु क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। तो मैंने 3 ये माध्यम मैंने ले लिया। हाँ, ये है कि ये जो माध्यम मैं लिया हूं, इनकी ये जो मोटाइयां है ना, ये देख रहे हैं मोटाइयां, ठीक है, ये हर जगह जैसे ये इसकी जो भी मोटाई हो वो हर जगह एक समान है, इसकी जो भी मोटाई हो इससे कम अधिक हो सकता है, लेकिन जो भी है सो क्या है, एक समान है हर जगह, है। ये नहीं कि यहां पर खूब ज्यादा मोटा, यहां पर खूब पतला, मोटा पतला, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मोटाई हर जगह क्या है, एक समान है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। अगर ऐसा मैं लूंगा और यदि मैं प्रकाश की किरण को इस पर आपतित कराऊं, फिर उसका अपवर्तन होगा, तो फिर अपवर्तनांकों के बीच हमको कुछ संबंध मिलेगा, जैसा कि हमारा हेडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं वायु से, और ये क्या है, जल में प्रकाश की किरण को मैं आपतित कराना चाह रहा हूं। जैसे यहां से प्रकाश की किरण को मैं ऐसे इस पर आपतित करा रहा हूं, देखिए ऐसे, ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ऐसे आपतित हो रही है, ठीक। अब जब इस पर आएगी, चलिए इसका नाम दे लेते हैं ए, ठीक है, ए नाम दे लेते हैं। तो ये वायु से किस में जा रही है, जल में, तो उसका अपवर्तन होगा। ये वायु विरल है और ये जल क्या है, सघन है, एक दूसरे के सापेक्ष, तो फिर क्या है भाई, तब वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब यहां पर हमको क्या खींचना पड़ेगा, आपतन कोण, आपतन बिंदु से और अपवर्तक तल के लंबवत जो खींचेंगे वो क्या बन जाएगा, अभिलंब, ठीक। अब तो उसको खैर ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसे तो जाएगी नहीं, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो झुक करके वो ऐसे आएगी कि नहीं भाई, देख लीजिए थोड़ा झुका हुआ है, ठीक। तो ये मैंने इसको ऐसे मिटा दिया, ये जो बाहरी वाला है, ठीक। तो ये जो है ये आई बनेगा आपतन कोण, और ये क्या बन जाएगा भाई, ये आर बनेगा अपवर्तन कोण। आप चीजें समझ गए होंगे, ठीक। अब ये जो अपवर्तित किरण है, ये चलिए ये ए और इसको मैं नाम लेता हूं बी, और ऐसे ऐसे जा करके ये सी यहां पर ऐसे आ गई, ठीक। ये प्रकाश की किरण। अब देखिए ये जल में आ गई, अब जल के बाद उसका एक बार और अपवर्तन होगा, किसमें भाई, ये कांच में। तो जब कांच में अपवर्तन होगा, तो देखिए जल जो है, जल और कांच जो एक दूसरे के क्या है, जल अगर कांच को ले लिया जाए तो जल जो है वह कांच के सापेक्ष विरल है, और कांच क्या है, जल के सापेक्ष क्या है, सघन है। तो यहां पर भी जब अपवर्तन होगा, जल से प्रकाश की किरण कांच में जाएगी, तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाएगी, वो झुक जाएगी, ठीक है। तो यहां पर पहले अभिलंब हमको खींचना पड़ेगा। चलिए यहां पर भी मैं अभिलंब ऐसे क्या कर लेता हूं, खींच लेता हूं, ठीक। ये दोनों तल एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात है यहाँ की, ये कोण है, ये कोण आपतन कोण बनेगा। खैर इसको छोड़ते हैं, पहले यहाँ पर अपवर्तन कराते हैं, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण को तो चले जाना चाहिए ऐसे, देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगी। प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुकेगी। देखिए अभिलंब की ओर थोड़ी सी क्या हुई है, झुकी हुई है। उसको ऐसे चले जाना चाहिए ऐसे, ठीक है, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हुई है, झुकी हुई है, ठीक। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब मैं यहां पर कहूं यही क्या है भाई, ये अब आपतन, इस यहां पर जब अपवर्तन हुआ है बिंदु सी पर, तो ये आपतन कोण बनेगा, ये क्या बनेगा, अपवर्तन कोण। अब ये आपतन कोण कितना बनेगा भाई, देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, तो ये भी तो एक दूसरे के समांतर होंगे। तो अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर ये आर है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आर। मतलब बिंदु बी पर जब अपवर्तन हुआ है, तो जो अपवर्तन कोण है वह बिंदु बी पर के जब अपवर्तन हुआ है, तो उसके लिए ये क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा, है कि नहीं भाई। लेकिन यहां पर जो है वो झुका हुआ है, तो ये जो अपवर्तन कोण है, देख रहे हैं, ये कुछ दूसरा हो जाएगा। चलिए मैं इसको आर डैश लिख रहा हूं, आर डैश, समझ में आ गया। ये जो अपवर्तन कोण है उसको मैं आर डैश लिख रहा हूं, ठीक। अब यहां पर जब प्रकाश की किरण आएगी, किससे, कांच। अब कांच से किस में जाना है भाई, ये वायु में जाना है। तो कांच तो ये सघन है भाई, है, और ये वायु क्या है, विरल है। तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर फिर से अभिलंब हमको खींचना पड़ेगा। चलिए यहां से अभिलंब हम क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अब उसको चले जाना चाहिए ऐसे, है कि नहीं भाई, एकदम ऐसे सीधे एकदम चले जाना चाहिए, लेकिन वैसे तो जाएगी नहीं। अपवर्तन होगा तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से जब वो दूर हटेगी
तो लगभग वो ऐसे ही जाएगी। देखिए ये अविलंब से दूर हटते हुए ऐसे ही जाएगी। समझ में आ रहा है? देखिए ये, तो चलिए इसको ए, इसको बी, सी, इसको मैं डी लिख लेता हूं और इसको मैं क्या लिख लेता हूं, ई लिख लेता हूं। देखिए अगर ये दोनों समांतर होंगे ना तो ये जो देख रहे हैं, देखिए एकदम यहां पर आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो आप आई देख रहे हैं, आई, यही ये होगा आई। ठीक है, ये आई, ये जो अपवर्तन कोण है यहां पर ये आई होगा। लेकिन अब इस बिंदु पर ये जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होगा भाई? ठीक है, देखिए ये दोनों तल समांतर हैं तो ये और ये क्या होंगे, समांतर। तो ये अगर आर डैश हो ये भी आर डैश होगा। क्यों? क्योंकि वो एकांतर कोण है कि नहीं भाई? तो ये आर डैश हो गया, ये भी आर डैश, और ये क्या है, आई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वायु में ही जा रहा है, सबसे गुजरता हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आप चीजें आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो देखिए यहां पर 3 जगह अपवर्तन होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अगर मैं यहां की बात करूं तो आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण क्या है, आर है। यहां पर मैं बात करूं अपवर्तन पर तो यहां पर आपतन कोण आर है और अपवर्तन कोण आर डैश है। और यहां पर मैं अपवर्तन की बात करूं तो यहां पर आपतन कोण आर डैश है और अपवर्तन कोण क्या है भाई? ठीक है, आई है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर इन तीनों बिंदुओं पर मैं अगर स्नेल का नियम लिखूं, ठीक है, तो कुछ नहीं, एकदम देखिए यहां पर कुछ नहीं, बस ऐसे ही समझ गए होंगे। अब मैं लिखूं, ठीक है, ये बिंदु बी पर अपवर्तन, ठीक है, बिंदु बी पर अपवर्तन के कारण, ठीक है, या अपवर्तन किस बिंदु पर भाई? बिंदु बी पर। ठीक है, या डायरेक्ट यहां पर लिखे बिंदु बी पर, बिंदु बी पर। समझ रहे हैं? बिंदु बी पर किसके नियम से भाई? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से अगर अपवर्तन हो रहा है तो स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो साइन आई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या बढ़िया से लिखे, उल्टा लिखे क्या? चलिए उल्टा लिख लेते हैं। उल्टा लिखने का नहीं मतलब है, पहले हम वो अपवर्तन वाला लिख लेते हैं। नहीं, देखिए ये क्या है भाई? ए है, याद रखिए ये ए है, ये क्या है? जल है, मतलब ये ए है, ये जल का मतलब कि ठीक है वाटर है डब्लू, और ये क्या है भाई? ये कांच है जी, और ये ए है कि नहीं भाई? एयर है। समझ रहे हैं? ठीक, तो देखिए, तो अगर मैं स्नेल का नियम यहां पर लगाऊं तो वायु से ये जल में जा रहा है तो यहां पर जो होगा ये साइन आपतन कोण क्या है? आई, यहां पर आपतन कोण, और अपवर्तन कोण क्या है भाई? ये साइन आर है। और ये किसके बराबर होगा? इसका अनुपात इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक होगा जिसमें जाता है। मतलब कि एयर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक होगा? डब्लू। डब्लू का मतलब कि ये वाटर का मतलब जल का। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब किस बिंदु पर अपवर्तन हो रहा है? सी पर। तो चलिए बिंदु सी पर अब हम लोग देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे फिर कहां, किस पर भाई? बिंदु सी पर। ठीक है, बिंदु सी पर फिर से स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से आप क्या लिख सकते हैं? अगर यहां पर हो, यहां पर आपतन कोण आर बनेगा, अपवर्तन कोण क्या है? आर डैश बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये साइन आपतन कोण क्या होगा? ये आर, और अपवर्तन कोण क्या बनेगा? ये साइन आर डैश बनेगा, आर डैश। और ये किसके बराबर होगा? ठीक है, इसमें से इसमें जा रही है तो इसका अपवर्तनांक जिसमें से जा रही है उसके सापेक्ष, मतलब कि एन जी किसके सापेक्ष? डब्ल्यू के सापेक्ष। समीकरण नंबर 1 2 बन गया। ठीक है, अब यहां पर बिंदु डी पर है कि नहीं? तो यहां पर हम लिखेंगे बिंदु डी पर। बिंदु डी पर किसके नियम से? वही स्नेल के नियम से, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है भाई? चलिए देखिए, स्नेल का नियम यहां पर लिखेंगे। फिर यहां पर ये साइन, यहां पर आपतन कोण क्या है? ये आर डैश है, अपवर्तन कोण क्या है? आई है। तो आपतन कोण यहां पर आर डैश, अपवर्तन कोण साइन, ये अपवर्तन कोण क्या है? ये आई है। ठीक है, आई। समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये किसके बराबर होगा? इसके सापेक्ष इसका, जिसमें जाता है उसका अपवर्तनांक जिसमें से आता है उसके सापेक्ष, मतलब कि एन ए किसके सापेक्ष? जी के सापेक्ष। समीकरण नंबर ये क्या हो गया? ये 3 हो गया। समीकरण 1 2 3 तीनों का क्या हो? गुणा करने पर। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3 से। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में गुणा कर लेंगे, राइट हैंड को राइट हैंड में गुणा कर लेंगे। तो यहां पर चलिए करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर ये साइन आई अपान कितना हो जाएगा? साइन आर गुणे, ये पहला हो गया। दूसरा, ठीक है, नहीं गड़बड़ा रहा है। ठीक है, इधर का उधर कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इधर क्या है भाई? ए एन डब्ल्यू लिख सकते हैं कि नहीं? ए एन डब्ल्यू गुणे, इसका लेफ्ट हैंड क्या है? डब्ल्यू एन जी गुणे, अगला क्या है भाई? जी एन ए। ठीक है, जी एन ए बराबर उधर क्या है? साइन आई अपान साइन आर, है कि नहीं?
साइन आई अपान कितना हो जाएगा, ये साइन आर गुणे कितना हो जाएगा, ये साइन आर अपान साइन आर डैश, साइन आर अपान कितना हो जाएगा, साइन आर डैश हो जाएगा, साइन आर डैश है ये, ठीक है, साइन आर डैश गुणे क्या क्या हो जाएगा, ये साइन आर डैश, ठीक है, ये डैश है याद रखिए, ये साइन आर डैश अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये साइन आई हो जाएगा, नहीं देखिए ये साइन आई, ठीक, देख लीजिए ये साइन आई से ये साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर डैश से ये साइन आर डैश कैंसिल हो गया, और ये साइन आर से ये साइन आर कैंसिल हो गया, उधर 1 बचा। तो जब बचा तो फिर उसके बाद से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन डब्ल्यू, ठीक है, गुणे कितना, WNG गुणे कितना, ठीक है, GNA बराबर उधर क्या बचा, 1 बचा, 1 हमने क्या कर दिया, लिख दिया। बाय द वे अगर हमको मान लीजिए ऐसे पूछ रहा है कि WNG मतलब ये W के सापेक्ष G का मतलब कि ये जल के सापेक्ष कांच का अगर हमको अपवर्तनांक निकालना है तो WNG बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों उधर पक्षांतर हो जाएंगे, तो 1 अपान कितना हो जाएगा बताइए, ANW गुणे कितना हो जाएगा, GNA हो जाएगा, है कि नहीं भाई, समझ रहे हैं, ठीक। अब थोड़ा से देखिए ये GNA को उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से आप क्या लिख सकते हैं, GNA को उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 1 अपान ANG लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए एकदम आंसर आ गया, ठीक है, WNG बराबर ये 1 अपान, ठीक है, ये 1 अपान ANW, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक, और ये आप इनटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान ये ANG लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, इसको जो है ये 1 अपान ANG में लिख रहा हूं यहां पर ANG, ठीक है, इसको देखिए समझ में आया। अब जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये WNG बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 अपान ANG है, 1 अपान ANG ये अंश में चला जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे मतलब सोल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 अपान है ना, तो यहां पर ANG हो जाएगा और अपान नीचे क्या है भाई, ANW हो जाएगा, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये कि WNG अगर आपको निकालना है WNG, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ANG भागा ANW आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, यही सब मतलब कि ये न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं जब हम लोग अपवर्तनांक पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं तो ये सब चीजें हमको क्या होता है, जानना पड़ता है, तो इस पर आधारित कभी कभी छोटे से टाइप में न्यूमेरिकल आपसे क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें जरूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।